नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बात कर रहे थे अपने एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट वाले मॉड्यूल के बारे में, जो हमारा 7वां मॉड्यूल था। उसमें एक एक करके हमने कई सारी चीज़ों को पढ़ा है। रेजिस्टेंस को पढ़ा था, इंडक्टर को पढ़ा था। अब हम अपने तीसरे कंपोनेंट जो पैसिव में आता है, ये नाम है इसका कैपेसिटर। इसको हम लोग पढ़ रहे थे। कैपेसिटर में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, उसका मात्रा क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग उसका कैसे होता है, उसके बाद उसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर के टाइप के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद कैपेसिटर के परीक्षण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें दो प्रकार का परीक्षण होता था। पहला था हमारा प्रतिरोध परीक्षण, जिसमें हम जो भी कैपेसिटर होता है उसके चार्जिंग के टाइम पर उसके प्रतिरोध को चेक करते थे। और अभी दूसरा हमारा जो है वो चार्जिंग होल्ड टेस्टिंग बोला जाता है उसको, यानी कि हमारा कैपेसिटर चार्ज को होल्ड कर पा रहा है या कितनी देर तक होल्ड कर पा रहा है, उस चीज़ के बारे में चेक करना था। तो वो भी किस में आता है, कैपेसिटर को चेक करने के लिए कि हाँ कैपेसिटर हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो उस सिलसिले में हम लोग दूसरा अपना जो हमारा टेस्ट था किसी भी कैपेसिटर को चेक करने के लिए, जिसका नाम है संधारित्र पर चार्जिंग होल्डिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये करता क्या है कि संधारित्र पर हम लोग क्या करने हैं, चार्ज को देखते हैं। जब उसको चार्जिंग में लगाएंगे तो देखते हैं कि कितना देर तक हमारा चार्ज को होल्ड करता है। तो इसमें बोल रहा है कि इस परीक्षण में किसी भी दिए गए संधारित्र को बाय बैटरी का उपयोग करके कुछ वोल्ट स्तर तक क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड में सबसे पहले क्या करना है, कोई भी कैपेसिटर को क्या करना है, हमको बाहरी स्रोत यानी बाहरी बैटरी के माध्यम से उसको क्या करना है, चार्ज करना है। कहाँ तक, कुछ वोल्टेज स्तर तक उसको चार्ज किया जाता है। बोला कि एक बार जब संधारित्र को आरोपित वोल्टेज स्तर तक पर चार्ज किया जाता है तो बैटरी वियोजित कर दी जाती है और संधारित्र में वोल्टेज की निगरानी की जाती है। ठीक है, बोला कि जब एक बार संधारित्र पर हम वोल्टेज आरोपित करते हैं तो कुछ देर लगाने के बाद या कुछ देर चार्ज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डिसकनेक्ट कर देते हैं, किसको, जो बाहरी बैटरी हमने जोड़ा है। फिर क्या करते हैं, हम उसके वोल्टेज का निगरानी करते हैं कि कितना वोल्टेज उस पर है। आगे बोला यह पुष्टि करने के लिए कि क्या संधारित्र कम से कम समय अवधि के लिए, है ना, चार्ज रखने में सक्षम है या नहीं, वोल्टेज की निगरानी कुछ समय के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये पुष्टि करना कि जो हमारा कैपेसिटर है वह कम से कम समय की अवधि के लिए या कुछ सेकंड के क्रम में क्या है कि चार्ज को रखने में सक्षम है या नहीं है ना। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज की निगरानी कुछ समय तक के लिए करते हैं। आगे क्या बोला इसमें, बोला कि इस परीक्षण में, है ना, इस परीक्षण में जब संधारित्र को चार्ज करने के लिए प्रयास किया जाता है ना, इस परीक्षण में जब संधारित्र को चार्ज करने के लिए प्रयास किया जाता है, यदि संधारित्र काफी समय तक बैटरी जोड़ने के बाद भी चार्ज नहीं करता है तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संधारित्र या तो शॉर्ट परिपथ है या पूरी तरीके से खुला हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि जब मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब किसी संधारित्र को चार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, तो अगर हमने, यदि संधारित्र को काफी देर तक हमने क्या किया, बैटरी से जोड़कर रखा है, फिर भी अगर क्या हो रहा है कि चार्ज नहीं ले रहा है या चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो उससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो संधारित्र है उसका परिपथ या तो टूटा हुआ है या जो हमारा संधारित्र है वो खुला हुआ है उसका परिपथ। ठीक है, या तो संधारित्र क्या है, हमारा शॉर्ट हो गया है। आगे बोला यदि संधारित्र अत्यंत न्यून समय के लिए भी आवेश को होल्ड करने में असमर्थ है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संधारित्र अत्यधिक क्षरित होता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर मान लीजिए ये कुछ सेकंड के लिए भी क्या करता है, हमारा जो आवेश का क्या करना है, उसको चार्जिंग जो होती है ना, वो अगर थोड़ी देर के लिए भी आवेश को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो अत्यधिक क्षरित हो चुका है। आगे बोला निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण है और इस परीक्षण से सही परिणाम प्राप्त करने के लिए ध्यान देने योग्य है। ठीक है, अगर इस परीक्षण से हमको सही सही परिणाम प्राप्त करना है तो हमको दो तरीके का ध्यान देना चाहिए। इसका दो महत्वपूर्ण बिंदु का, पहला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि परीक्षण किए जाने वाले संधारित्र को उसके टर्मिनल, है ना, यदि क्या करना है, परीक्षण किए जाने वाले संधारित्र को उसके टर्मिनल, है ना, ध्रुवीकृत संधारित्र, यानी अगर संधारित्र में क्या है, पोल दिया हुआ है प्लस और माइनस का, पर प्लस और माइनस चिन्ह के साथ चिन्हित किया गया है तो बैटरी को उसी ध्रुवता से कनेक्ट करें। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें टेस्टिंग करने से पहले क्या करना है कि संधारित्र को हमको बैटरी के साथ उसी टर्मिनल में सेट करना है, कनेक्ट करना है जिस टर्मिनल में ये दिया रहता है प्लस और माइनस का। यानी अगर बैटरी से जोड़ना है तो प्लस वाले को प्लस के साथ में और माइनस वाले को क्या करना है, माइनस के साथ में हमको जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बैटरी से किसी भी कैपेसिटर को जोड़ना है।
आगे बोला यदि एक ध्रुवीकृत संधारित्र को विपरीत ध्रुवता के साथ चार्ज करने का प्रयास किया जाता है तो संधारित्र अस्थायी रूप से क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो चार्जिंग करते समय हमको विशेष ध्यान देना है कि अगर हमारा संधारित्र क्या है, ध्रुवीकृत है, यानी उसमें पोल दिया है प्लस और माइनस का, तो उसमें विशेष ध्यान देना है कि उसको उसी के साथ ही कनेक्ट करना है, यानी उसी के जैसा ही कनेक्ट करना है कि विपरीत ध्रुवता के साथ हमको नहीं उसको जोड़ना है बैटरी के साथ, है ना। समान ध्रुवता के साथ क्या करना है, उसको जोड़ना है, तब वो अपना क्या करेगा, अच्छे से चार्ज होगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आगे बोल रहा है दूसरा क्या है, चार्ज किए गए संधारित्र में होल्डिंग वोल्टेज निगरानी के लिए एक FET इनपुट वोल्टमीटर या उच्च ओम वोल्टमीटर का उपयोग करें। ठीक है, तो जो हमारा संधारित्र है उसमें वोल्टेज की निगरानी के लिए, अगर उसको चार्ज हो गया है तो वोल्टेज की निगरानी के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना है, एक FET इनपुट वाला वोल्टमीटर या तो उच्च ओम वोल्टमीटर का क्या करना है, हमको इस्तेमाल करना है। ऐसे इसी प्रकार के इक्विपमेंट से हम लोग क्या करते हैं, इसका वोल्टेज चेक करते हैं। इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि एक न्यून ओम वोल्ट मीटर आवेशित संधारित्र से धारा लेगा, जिसका परिणाम स्वरूप संधारित्र पर संग्रहित आवेशों को शीघ्र डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो वोल्ट मीटर हम ले रहे हैं उसमें न्यून प्रतिरोध है, न्यून प्रतिरोध होने से क्या होता है, जो भी हमारा संधारित्र आवेशित हुआ है अगर उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है, एकाएक पूरी धारा को ले लेता है। जैसे पूरी धारा को ले लेगा तो हमारा जो संधारित्र होता है वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, शीघ्रता से क्या होगा, हमारा संधारित्र डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इन दो बातों का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है जब हम चार्जिंग होल्डिंग टेस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से चार्जिंग होल्डिंग टेस्ट किया जाता है ना। कुछ करना नहीं है इसमें, बैटरी को पहले पोलरिटी के हिसाब से देख लेना है कि पोल उसका प्लस माइनस है, उसी पोलरिटी में या उसी ध्रुवता में क्या करना है, हमको बैटरी से जोड़ना है और उसका चार्जिंग करना है। थोड़ी देर चार्ज होने के बाद फिर हम लोग वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे कि हाँ चार्जिंग वास्तव में होल्ड हुआ, स्टोर किया है कि नहीं किया है आवेश को। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है चार्जिंग होल्ड टेस्ट, यानी जो चार्जिंग हुआ है उसको क्या करा है, उसके आवेश को स्टोर करके होल्ड करके रखा हुआ है और उसको हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा संधारित्र के समूहन की आवश्यकता। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम लोग संधारित्र को क्या करते हैं, अब समूह में जोड़ते हैं, चाहे उसको सीरीज में जोड़ेंगे चाहे पैरेलल में जोड़ेंगे, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। कुछ स्थितियों में हम धारिता का एक आवश्यक मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या आवश्यक रेटिंग वोल्टेज प्राप्त करने में क्या है, सक्षम नहीं होते हैं, तो वैसी स्थिति में हम कई सारे कैपेसिटर को जोड़ते हैं अपने उपयोग के हिसाब से। ठीक है, मान लीजिए हमको कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू का चाहिए और उसका मार्केट में आता नहीं है, तो हम लोग उसको सीरीज या पैरेलल में जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने हिसाब से क्या करते हैं, वोल्ट प्राप्त कर सकते हैं आवश्यक मान को। ऐसे स्थितियों में उपलब्ध संधारित्र से आवश्यक धारिता प्राप्त करने के लिए और संधारित्र में केवल सुरक्षित वोल्टेज देने के लिए संधारित्र को अलग अलग फैशन में समूहीकृत करना पड़ता है। ऐसा संधारित्र का ऐसा समूहन अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो बोला है कि ऐसे में अगर हमको आवश्यक धारिता हमको खुद को प्राप्त करना है, ठीक है, और संधारित्र में केवल वो सुरक्षित वोल्टेज देने के लिए अलग अलग फैशन तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने संधारित्र को जोड़ सकते हैं। संधारित्र को इस तरह से जोड़ना क्या कहलाता है, हमारा ग्रुपिंग कहलाता है या समूहन कहलाता है। ठीक है, तो समूहन की हमारी दो विधियां होती हैं, पहला होता है हमारा समानांतर समूहन और दूसरा होता है हमारा सीरीज समूहन। ठीक है, तो जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ते थे, सीरीज में और समानांतर में जोड़ते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, अपने कैपेसिटर को भी सीरीज में और समानांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के समूहन है हमारे, समानांतर और सीरीज। तो पहला हम लोग देखते हैं अपना है समानांतर समूहन। इसमें क्या होता है, समानांतर समूहन। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि समानांतर समूहन की शर्तें। ठीक है, तो समानांतर जो समूहन है, यानी अगर कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ना है तो उसकी कुछ शर्तें हैं, देखते हैं। पहला शर्त क्या है हमारा, पहला है संधारित्र की वोल्टेज रेटिंग सप्लाई वोल्टेज से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा संधारित्र है उसका जो भी वोल्टेज रेटिंग होता है वो सप्लाई वोल्टेज से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, यानी VC इज ग्रेटर देन VS, जहां पर VS क्या है, हमारा VS क्या है, सोर्स वोल्टेज है, और VC क्या है, किसी भी कैपेसिटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज है या वोल्टेज रेटिंग है। इस तरह से पहला हो गया हमारा। और दूसरा क्या है, ध्रुवीकृत संधारित्र के केस में ध्रुवीयता बनाए रखनी जानी चाहिए। ठीक है, अगर हमारा जो कैपेसिटर है वो पोल टाइप का है कि उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, जो हमारा कैपेसिटर है उसकी ध्रुवीयता को बनाकर रखना है, यानी प्लस वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, माइनस वाले को माइनस के साथ ही जोड़ना है। ठीक है, इन चीजों का आवश्यक रखना बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी हमारा कैपेसिटर अच्छे से काम कर पाएगा। आगे है समूहन की आवश्यकता। तो समूहन की आवश्यकता वही है, नहीं समानता समूहन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कि हमको क्या करना है, संधारित्र एक इकाई में उपलब्ध क्षमता से
अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए समानांतर में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा संधारित्र, मान लीजिए हमको 1 इकाई का वैल्यू से अधिक वैल्यू चाहिए, तो हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, समानांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर को समानांतर में जोड़ने से क्या होता है, हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर और इंडक्टर का क्या होता है, उल्टा होता है। रजिस्टर में क्या होता है, हमारा अगर समानांतर में जोड़ते हैं तो वैल्यू जो होती है वो 1 से कम आने लगती है, इकाई से कम होने लगती है। इंडक्टर में जब हम इंडक्टर को समानांतर में जोड़ते हैं, उसमें भी क्या होता है, जो समानांतर में जोड़ने से जो वैल्यू होती है वो इकाई से कम होने लगती है, या जो सबसे छोटे वैल्यू का जो रजिस्टर होता है, इंडक्टेंस होता है, उससे भी कम वैल्यू आता है टोटल वाले का। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट उल्टा होने लगता है। समानांतर में जब जोड़ते हैं हम किसी भी संधारित्र को, तो क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 इकाई से क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हमको जरूरत पड़ती है, यानी अगर 1 इकाई से अधिक क्षमता का हमको चाहिए तो हम जो कैपेसिटर है उसको समानांतर में जोड़ते हैं। आगे हमारा समानांतर समूहन का कनेक्शन। कनेक्शन कैसे करना है, हाँ, तो समानांतर समूहन का कनेक्शन जो है चित्र में दिखाया गया है, और समानांतर में प्रतिरोध या समानांतर में सेलों का संयोजन के अनुरूप है। ठीक है, जैसे ही समानांतर में सेल जोड़ा जाता है, वैसे भी इसको ही हम क्या करना है, समानांतर में जोड़ना है। यहाँ पर नीचे हमारा चित्र दिया गया है, चित्र नंबर 6 है, इसको देख लेना है। समानांतर में जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, एक बैटरी सोर्स से इस तरह से जोड़ना है, और उसके बाद पैरेलल में हमारे अलग अलग कैपेसिटर को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जैसे हम लोग रजिस्टर्स को जोड़ते थे, इस तरह से जो कनेक्शन होगा हमारा क्या कहलाता है, समानांतर समूहन कहलाता है किसी भी कैपेसिटर का। ठीक है, तो अब क्या है कि कुल धारिता हमको देखना है, कैपेसिटर में कुल धारिता क्या होती है। ठीक है, जब संधारित्र समानांतर में जुड़े होते हैं तो कुल धारिता अर्थात अलग अलग धारिता का योग होता है, क्योंकि प्रभावी क्षेत्र प्लेट क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। और समानांतर धारिता की गणना एक सीरीज परिपथ के कुल प्रतिरोध के रूप गणना के अनुरूप होता है। ठीक है, तो जब समानांतर में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को जोड़ते हैं, तो कुल जो धारिता होती है वो अलग अलग कैपेसिटर की धारिता का क्या होता है, योग होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम टोटल कैपेसिटेंस माने CT माने, तो CT बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। ठीक है, यानी 3 कैपेसिटर अगर समानांतर में जुड़े हैं तो क्या होगा, हमारा C1 बराबर CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसा हमारा सीरीज में होता था, अगर रेजिस्टेंस जोड़ते थे सीरीज में, तो वैसा ही काम होता है हमारा अगर पैरेलल में हमने कैपेसिटर को जोड़ा है, यानी जस्ट उल्टा। ठीक है, तो अब इसका जोड़ने का कारण क्या है, जुड़ने का कारण ये है कि जो प्रभावी प्लेट क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है, किसका, कैपेसिटर का। ठीक है, अभी हम बताते हैं कैसे होता है इसमें। तो इस तरह से चीज हमको ध्यान में रखना है, और आगे बोला है कि कुल समानांतर धारिता की गणना एक सीरीज परिपथ के कुल प्रतिरोध के रूप में के अनुरूप होता है। ठीक है, तो जो समानांतर में धारिता की जो गणना होती है, अगर सीरीज में हमारा रजिस्टर लगा हुआ है तो उसकी जैसे ही होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध अगर सीरीज में जुड़ा है तो सब जुड़ जाता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, कैपेसिटर अगर पैरेलल में जुड़ा है तो सब आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको ये समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमारा 3 कैपेसिटर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 कैपेसिटर को अगर हम एक पास एक साथ अगर लगाएं, ठीक है, इस तरह से, यानी यहाँ से एक कैपेसिटर, यहाँ से हमारा क्या होगा, दूसरा कैपेसिटर जुड़ेगा, और यहाँ से मान लीजिए हमारा तीसरा कैपेसिटर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तीनों कैपेसिटर को अगर हम अलग अलग करते हैं, ठीक है, या इसका समानांतर समूहन करते हैं, तो क्या होता है हमारा, अभी अगर हम देखा जाए तो हमारी क्या है, जो हमारा क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक हमारा इस तरह से कैपेसिटर है, ठीक है, और इस तरह से 3 कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया है, तो क्या समानांतर में ऐसे ही तो जुड़ता है हमारा, है ना, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तीनों को क्या किया गया है, आपस में जोड़ा गया है। जैसे हम तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो इसका जो प्रभावी क्षेत्रफल होता है, प्रभावी क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से क्या होती है, इसकी धारिता जो होती है वो भी क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी देखो एक कैपेसिटर में क्या है, इसकी क्षेत्रफल इतना है, लेकिन अगर 3 को हमने एक साथ जोड़ दिया है समानांतर में, तो क्या हो गया है, प्रभावी जो क्षेत्रफल हो गया वो हमारा बढ़ गया है। जब प्रभावी क्षेत्रफल हमारा बढ़ जाता है तो हमारा कैपेसिटर का मान या धारिता का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा सीरीज। तो इसके लिए अगर फार्मूला हम बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा टोटल कैपेसिटेंस, अगर हमारे समानांतर में 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं तो टोटल कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, CT बराबर होगा C1 प्लस में C2 प्लस में C3। सामान्यतः अगर हम रजिस्टर को समांतर में जोड़ सीरीज में जोड़ते हैं तो ऐसा ही फार्मूला हमारा निकल के आता है। ठीक है, तो कैपेसिटर को अगर समानांतर में जोड़ते हैं तो इस तरह का हमारा फार्मूला निकलता है, क्योंकि जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो तीनों कैपेसिटर के धारिता का योग होता है हमारा टोटल कैपेसिटेंस। उसका कारण क्या है, प्रभावी क्षेत्रफल का बढ़ना, क्षेत्रफल हमारा इस तरह से बढ़ जाता है। इन तीनों को हमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया है, एक साथ जोड़ दिया है तो क्या हो गया, हमारा तीनों बढ़ गया है।
तो इससे क्या होगा, इसकी धारिता भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस तरह से जब हम समानांतर में किसी कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसकी जो धारिता होती है वो एक से अधिक हो जाती है। ठीक है, तो सामान्य सूत्र यहाँ पर भी दिया गया है। धारिता समानांतर धारिता के लिए समानांतर सामान्य सूत्र क्या है, वही है C t बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn, यानी अगर हमने कई सारा कैपेसिटर लगाया तो उस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि C1 C2 C3 क्या है हमारा, समानांतर में क्रमशः संयोजित धारिता है। आगे बोल रहा है कि समानांतर समूह में लागू वोल्टेज समानांतर समूह के सभी संधारित्र के लिए न्यूनतम ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा समानांतर समूह है उसके में जो लागू वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज हमारा अप्लाई किया जाता है, वो क्या होता है, सभी समानांतर के लिए न्यूनतम ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी मान लीजिए किसी भी संधारित्र का न्यूनतम ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट का है, तो उससे ही कम का हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है। तो ठीक है, यानी सप्लाई वोल्टेज अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा कैपेसिटर खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, समानांतर में उसका आवेश देख लेते हैं, आवेश नहीं देखते हैं, उसका क्या है, हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू को देखते हैं, अगर सीरीज में हमने जोड़ा है किसको, कैपेसिटर को। तो आगे हमारा दूसरा इसी में है, समानांतर में संग्रहित आवेश। ठीक है, जो हमारा समानांतर समूह में जो कैपेसिटर जुड़े हुए हैं उसमें कितना आवेश जुड़ता है उसको भी देख लेते हैं। बोला कि चूंकि समानांतर समूहित संधारित्र में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। बड़ा संधारित्र अधिक चार्ज स्टोर करता है। यदि संधारित्र मान बराबर है तो वे समान मात्रा में चार्ज स्टोर करते हैं। यदि संधारित्र द्वारा एक साथ संग्रहित ऊर्जा कुल चार्ज के बराबर होता है जो स्रोत द्वारा दिया गया होता है। ठीक है, तो अगर क्या है कि जब हम समानांतर में किसी भी संधारित्र को जोड़ते हैं तो समानांतर समूहित संधारित्र में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समानांतर में अगर जुड़ा है हमारा संधारित्र तो वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो जो हमारा बड़ा संधारित्र होता है वो क्या करता है, अधिक चार्ज को स्टोर करता है। यदि संधारित्र मान सबके क्या है, आपस में बराबर हैं, हर कैपेसिटर का संधारित्र मान बराबर हो है, तो क्या होगा कि वे समान मात्रा में चार्ज को स्टोर करते हैं और संधारित्र द्वारा एक साथ संग्रहित चार्ज उस कुल चार्ज के बराबर होता है जो स्रोत द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो जो हमारे अलग अलग कैपेसिटर जो चार्ज हमारे स्टोर करते हैं, तो टोटल हमने जितना चार्ज दिया है वो उन सब के योग के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कैपेसिटर 1 ने हमारा Q1 आवेश को स्टोर किया है, दूसरे वाले ने Q2 और तीसरे वाले ने Q3, तो अगर हमने टोटल जितना आवेश दिया है वो इन सब हमारे कैपेसिटर पर जाकर क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, यानी टोटल हमने Q2 दिया है। ठीक है, यानी मैंने 400 का, अगर 400 वाट का पावर इसमें आवेश गया है, ठीक है, तो क्या हुआ कि बंट जाता है अपना आपस में, है ना, और सबका योग के बराबर क्या होता है, हमारा टोटल कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, वोल्टेज क्योंकि समान है तो जो भी हमारा चार्ज का यानी जो कैपेसिटेंस है, जो जिसकी धारिता ज्यादा है वो ज्यादा आवेश को स्टोर करेगा, कम वाला कम करेगा। तो सबको जब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल आवेश के बराबर निकल कर आता है जितना आवेश हमने सर्किट में दिया था। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि अगर समानांतर में हमारा आवेश की क्या स्थिति होती है, आवेश भी हमारा क्या होता है, टोटल आवेश एक एक कैपेसिटर पर उपस्थित आवेश के योग के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया समानांतर समूह में संग्रहित आवेश। आगे प्रभावी क्षेत्रफल हम बात कर रहे थे उसके बारे में, है ना, तो प्रभावी क्षेत्रफल ऐसे ही बढ़ता है हमारा। मान लीजिए एक कैपेसिटर इस तरह से है, दूसरा पैरेलल में इस तरह से लगा दिया गया है। जब रिजल्टेंट हमारा आता है तो दोनों का जुड़ के आ जाता है A प्लस में A। ठीक है, A प्लस में A, इस तरह से क्या हो गया, इसका प्रभावी जो क्षेत्रफल अभी बढ़ गया, यहाँ पर क्या है, कम कम हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जब इसी मेथड से अगर जब मान लीजिए कि हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो उसका क्या होती है, धारिता हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बोल रहा है हमारा, जहां पर Qt क्या होता है, हमारा कुल चार्ज होता है, और Q1 Q2 Q3 क्या होता है, समानांतर में अलग अलग जो हमारे चार्ज होते हैं उनको ऊपर उपस्थित क्या आवेश होता है। ठीक है, अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारा Qt बराबर क्या हो गया, Qt बराबर Ct गुना में Vs। ठीक है, अगर इस तरह से देखा जाए तो Qt बराबर क्या होगा, Ct गुना में Vs। Ct का मतलब क्या है, टोटल कैपेसिटेंस है, यानी जो हमारे समानांतर में जितना कैपेसिटर लगा हुआ है सबका कैपेसिटेंस मिलाएंगे, Ct आएगा। Vs क्या है, हमारा स्रोत वोल्टेज है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आवेश निकाल सकते हैं। अगर एक एक का हमको आवेश चाहिए तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम इस तरह से रखेंगे Qt के फॉर्मेट में, तो क्या होगा, हमारा अंत में निकल के आता है Ct बराबर क्या हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समानांतर के केस में ये हमारा संधारित्र निकालने का फार्मूला हो गया और ये हमारा आवेश निकालने का फार्मूला हो गया। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पर। इस तरह से कई सारे हमारे क्या जुड़े हुए हैं, कैपेसिटर को हमने जोड़ा है किसमें, समानांतर में।
ठीक है, समानांतर में हमने क्या किया है, इसको जोड़ा है, तो बोल रहा है कि कुल धारिता निकालना है हमको, और क्या निकालना है कि अलग अलग कितना आवेश है हमारा वो निकालना है। ठीक है, यानी जो अलग अलग कैपेसिटर है उस पर कितना आवेश इकट्ठा हुआ है उसको भी निकालना है, और टोटल हमको धारिता निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर टोटल हमको धारिता निकालना है तो टोटल धारिता निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि Ct बराबर क्या होता है समानांतर में, C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में C4। इस तरह से जब सब वैल्यू को रखते हैं तो Ct बराबर हमारा कितना आ जाता है, 250 माइक्रो फैरेड आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Ct का वैल्यू। अगर हमको क्या करना है कि अलग अलग पर आवेश निकालना है तो हम अलग अलग पर आवेश भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लिए जी हमको C1 पे निकालना है, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 गुना में Vs। तो C1 का मान रख देंगे, C1 का मान हमारा 25 माइक्रोफैरेड है, और हमारा जो Vs है सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है, 100 है। इस तरह से अगर हम गुना करते हैं तो Q1 बराबर आता है हमारा 2.5 गुना में 10⁻³ ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग कैपेसिटर के लिए अलग अलग आवेश निकालेंगे, और फिर सब आवेश को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो हमारा कुल आवेश निकल आएगा, और कुल हमारा टोटल कैपेसिटेंस निकल आएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस निकालना आसान है, सारे कैपेसिटर को वैल्यू को जोड़ देना है, तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस निकल आएगा। और हमारा यहाँ पे अगर हम एक एक चार्ज का आवेश निकालते हैं तो टोटल आवेश हमको निकल कर आ जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन आसान है, इसको आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल स्वरूप ही है, नहीं आएगा तो इसमें देख लेना, और नहीं भी आएगा तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। अगला है हमारा सीरीज समूह। ठीक है, तो समानांतर में इतना ही था कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता था वो सबका कैपेसिटेंस वैल्यू को जोड़ के टोटल कैपेसिटेंस निकलता था। जो आवेश होते हैं हमारे वो भी एक एक कैपेसिटर पर उपस्थित आवेश टोटल दिए गए आवेश के बराबर होता है। आगे हमारा सीरीज समूहन। सीरीज समूहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, सीरीज समूहन की आवश्यकता है कि अगर हमको कुल धारिता को क्या करना है, कम करना है, उसकी वैल्यू को क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो हम जो हमारे कैपेसिटर है उसको समानांतर सीरीज में जोड़ते हैं। तो बोला है कि सीरीज में संधारित्र को समूहीकृत करने की आवश्यकता परिपथ में कुल धारिता को कम करने के लिए है। ठीक है, परिपथ में कुल धारिता को कम करना है तो हम किसी भी कैपेसिटर को क्या करना है, हमको सबको सीरीज में जोड़ देना है। सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, घट जाता है। एक अन्य कारण यह है कि सीरीज में दो या दो से अधिक संधारित्र प्रत्येक संधारित्र की तुलना में अधिक विभवांतर का सामना कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक संधारित्र में वोल्टापात अलग अलग धारिता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो हमारा संधारित्र है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो अलग अलग संधारित्र की धारिता के वैल्यू पर निर्भर करता है। जिसकी धारिता अधिक है उसमें वोल्टापात अधिक वोल्टेज पर होगा, जिसकी धारिता कम है उसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, कम वोल्टेज पर होता है। आगे है, यदि धारिता असमान है तो आपको सावधान रहना चाहिए कि किसी भी संधारित्र के ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो, किसी भी संधारित्र के ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक ना हो। ठीक है, तो जो हमारा, हाँ, अगर सबकी धारिता असमान है यानी अलग तीन चार कैपेसिटर एक साथ है, सबकी धारिता अलग अलग है, तो हमको ध्यान रखना है, हमको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी संधारित्र के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हमारा सप्लाई वोल्टेज उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा तीन कैपेसिटर है, किसी का ब्रेकडाउन वोल्टेज 100 वोल्ट है, किसी का हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज 120 वोल्ट है। ठीक है, इस तरह से अगर कई सारे हमारे ब्रेकडाउन वोल्टेज वाले कैपेसिटर हुए तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी कैपेसिटर खराब ना हो, तो इसलिए जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो न्यूनतम ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा हमारा। ठीक है, तो न्यूनतम कैपेसिटर के जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे कम हमारा क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज होगा। यानी इन चीजों को हमको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा सीरीज समूहन की शर्तें। सीरीज समूहन की क्या क्या शर्तें हैं? सीरीज समूहन के लिए दो शर्तें होती है हमारा। पहला शर्त क्या है, यदि विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को सीरीज में जोड़ा जाना है तो ध्यान रखें कि प्रत्येक संधारित्र में वोल्टापात इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा वो क्या होगा, जो सप्लाई वाले दिए गए वोल्टेज से क्या होना चाहिए, हमारा कम होना चाहिए। ठीक है, आगे है हमारा दूसरा क्या है, ध्रुवीकृत संधारित्र के मामले में ध्रुवता बनाए रखनी जानी चाहिए। ठीक है, तो हमारा उसमें भी था, समानांतर वाले में, सीरीज वाले में भी यही है कि अगर किसी भी कैपेसिटर में क्या है, पोलरिटी है हमारा, तो पोलरिटी को बनाए हुए रखना चाहिए। अगर जब उसको हम जोड़ रहे हैं तो पोलरिटी के हिसाब से जोड़ना है, उल्टा नहीं जोड़ देना है। आगे है सीरीज समूहन में संयोजन। ठीक है, सीरीज समूहन में संयोजन कैसे होता है, सीरीज प्रतिरोधों या सीरीज में सेलों के अनुसार क्या होता है, इसमें संयोजन होता है। ठीक है, जैसे हम सीरीज में किसी भी आपके प्रतिरोध को जोड़ते हैं, यानी बैटरी के सेल को जोड़ते हैं, उसी तरीके से क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, हमारा ये सीरीज समूहन का चित्र है। इसको देख लेना है कि सारे कैपेसिटर को एक साथ हमने जोड़ा है, प्लस वाले को माइनस के साथ, माइनस वाले को प्लस के साथ, फिर माइनस वाले को प्लस के साथ, इस तरह से करके हम
फाइनल में एक हमारा पोलरिटी निकलता है, इधर का माइनस वाला, इधर का प्लस वाला। ठीक है, इस तरह से जब हम क्या करते हैं अपने कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे बोल रहा है कि टोटल धारिता, टोटल धारिता क्या होती है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जब एक संधारित्र बोल रहा है टोटल धारिता क्या होती है, जब एक संधारित्र को श्रेणी में संयोजित किया जाता है तो टोटल धारिता सबसे छोटे धारिता मान से कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके दो कारण है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, सीरीज में जोड़ने से जो टोटल कैपेसिटेंस होती है, जो टोटल धारिता वो होती है, वो सबसे छोटे वाले कैपेसिटर के मान से भी क्या आता है, हमारा कम आता है। इसके दो कारण है, पहला कारण क्या है, प्रभावी प्लेट पृथक्करण मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो हमारा प्रभावी प्लेट की जो मोटाई होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है जब हम कैपेसिटर को क्या करते हैं, एक सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रभावी प्लेट क्षेत्र छोटी प्लेट द्वारा क्या होता है, सीमित हो जाता है। तो जो हमारा प्रभावी प्लेट क्षेत्रफल होता है वो छोटी वाले से क्या हो जाता है, हमारा सीमित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, कई सारे कैपेसिटर को जोड़ा है। ठीक है, अगर इसको हम एक टोटल कैपेसिटेंस माने तो मान लीजिए 4 कैपेसिटर हमने जोड़ा है इस तरह से। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, 4 कैपेसिटर को हमने जोड़ा है। ठीक है, तो इन बीच वाली प्लेट को अगर हम हटा देते हैं, अगर चारों को एक साथ मिक्स करते हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, अगर सिंगल हमारा कैपेसिटर है तो इस तरह से दिखेगा, माइनस प्लस। अगर तीनों को एक साथ जोड़ दिए हैं तो इस तरह से हमारा दिखेगा। तो अभी पर यहाँ पर हमारी इसकी मोटाई क्या थी, वहां पर कम थी, यहाँ पर मोटाई कम है, यहाँ पर मोटाई क्या है, हमारा ज्यादा है। ठीक है, तो जब हम कई सारे कैपेसिटर को एक साथ जोड़ते हैं तो उसकी मोटाई क्या होती है, बढ़ जाती है। मोटाई बढ़ने की वजह से क्या होगी, उसकी धारिता कम। ठीक है, अगर मोटाई अधिक होगी तो धारिता हमारी क्या होगी, धारिता हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका प्रभाव पड़ता है, मोटाई का हमारा प्रभाव पड़ता है उसकी धारिता पर। मोटाई बढ़ेगी तो धारिता कम होगी, मोटाई कम होगी तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। और दूसरा है हमारा कि और प्रभावी प्लेट क्या होता है, प्लेट क्षेत्र हमारा छोटी प्लेट द्वारा क्या होता है, सीमित हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक कैपेसिटर का प्लेट इस तरह से है और दूसरे कैपेसिटर का प्लेट इस तरह से। ठीक है, अगर इनको हम आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा एक जो नया बन के आएगा हमारा। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो नया हमारा क्या बन के आएगा, इस तरह से हमारा बन के आता है। ठीक है, यानी ये छोटा वाला एरिया हो गया और इसको अगर हम बड़ा वाला एरिया माने तो ये वाला हमारा क्या होगा, बड़ा वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो जो हमारा प्रभावी क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है किसी भी कैपेसिटर का। ठीक है, इस तरह से हमारा हो जाता है। यानी जो प्रभावी क्षेत्रफल है वो अब छोटे वाले के द्वारा ही क्या हो गया, हमारा सीमित हो गया। नहीं तो ये एक बड़ा वाला था, एक छोटा वाला। ठीक है, तो छोटा वाला क्या करता है, जो प्रभावी क्षेत्रफल होता है उसको सीमित कर लेता है, यानी प्रभावी क्षेत्रफल जो होगा छोटे वाले के द्वारा सीमित हो जाता है। तो जब छोटे वाले के द्वारा सीमित हो गया तो इसका एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस का मान भी क्या होगा, हमारा कम हो जाता है। तो ये हमारे दो प्रभाव पड़ते हैं किसी भी कैपेसिटर में जब उसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। तो आगे हाँ बोल रहा है कि सीरीज कुल सीरीज धारिता की गणना समानांतर प्रतिरोधों के क्या होती है, अनुरूप होती है। ठीक है, तो अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होता है, हमारा सी टी बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। जैसे हमारा सीरीज में समानांतर में जैसे रजिस्टर जुड़ता है वैसे सीरीज में हमारा क्या होता है, कैपेसिटर जुड़ता है। आगे बोल रहा है कि हमारा धारिता, हाँ सीरीज धारिता के लिए सामान्य सूत्र। ठीक है, सीरीज धारिता के लिए क्या है, हमारा सामान्य सूत्र। इसको देख लेते हैं, वही सामान्य सूत्र है, सी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो चित्र हम बता रहे थे ना, वही वाला चित्र है यहाँ पे। मान लीजिए इस प्लेट का क्षेत्रफल इतना है और इसका क्षेत्रफल इतना है। जब इनको आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, इनका प्रभावी जो क्षेत्रफल होता है वो घट जाता है, इसके द्वारा ही क्या होता है, सीमित हो जाता है। ये वाला एरिया कितना हो गया, बेकार। अब वर्किंग एरिया में यही इतना हमारा आता है, इसलिए भी क्या होता है, हमारा कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि धारिता के लिए सामान्य सूत्र क्या है, तो सामान्य सूत्र इस तरह से होता है हमारा 1/C1 बराबर 1/C2 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको जब और हम लोग करेंगे तो इस तरह से हमारा वैल्यू आता है। ठीक है, जैसा हम लोग सीरीज में समानांतर में जैसे रेजिस्टर्स को जोड़ रहे थे वैसे यहाँ पर सीरीज में हमारा क्या होगा, कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेना है आपको, ये दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। इसको इसको क्या किया गया है, पूरा हल करके इस तरह से फॉर्मेट में लाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, समानांतर में अगर हम सीरीज में अगर कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या हो गया, परिपथ हो गया। अगला है हमारा प्रत्येक संधारित्र में अधिकतम वोल्टेज। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र में अधिकतम वोल्टेज।
बोला कि सीरीज समूह में, हाँ सीरीज समूह में संधारित्र के मध्य आरोपित वोल्टेज है ना, आरोपित वोल्टेज का विभाजन सूत्र के अनुसार अलग अलग धारिता मान पर निर्भर करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, V बराबर Q बाई सी। ठीक है, हाँ तो जो वोल्टेज का विभाजन का जो सूत्र होता है वो अलग अलग धारिता के मान पर क्या करता है, हमारा निर्भर करता है। यानी अलग अलग धारिता का मान का अगर कैपेसिटर है तो उसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि व्युत्क्रम संबंध के कारण सबसे बड़े संधारित्र मान में न्यूनतम वोल्टेज होता है। ठीक है, अगर कैपेसिटर होगा तो वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, हमारा सबसे कम हो जाता है। इसी तरीके से न्यूनतम धारिता मान में सबसे बड़ा वोल्टेज होगा। ठीक है, यानी अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, हमारा कम है, तो उसमें वोल्टेज क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा। आगे बोला सीरीज कनेक्शन में किसी भी प्रत्येक संधारित्र में वोल्टेज निम्न सूत्र का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मूला है जिसमें अगर सीरीज में हमने कई सारे कैपेसिटर को जोड़ा है तो अलग अलग कैपेसिटर के लिए क्या वोल्टेज को निकालने के लिए ये फार्मूला है हमारा, क्या बोलते हैं, वी एक्स बराबर सी टी बटा में सी एक्स गुना में वी ई सी। ये हमारा सी टी क्या है, टोटल कैपेसिटेंस है, टोटल संधारित्र, टोटल संधारित्र की वैल्यू अगर समानांतर में है तो फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं सी वन अपॉन सी टी बराबर सी वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो सी एक्स है हमारा एक एक कैपेसिटर का क्या है, यानी प्रत्येक कैपेसिटर का संधारित्र का मान, प्रत्येक संधारित्र का संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र संधारित्र। ठीक है, प्रत्येक कैपेसिटर का क्या है, संधारित्र है। और वी एस है हमारा अप्लाई वोल्टेज, जितना वोल्टेज सप्लाई में दिया जा रहा है। तो वही चीज बता रहा है, Vx प्रत्येक संधारित्र का वोल्टेज हो गया है हमारा, हाँ Vx क्या है, प्रत्येक संधारित्र का वोल्टेज। Cx हमारा क्या है, प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग क्या है, हमारी धारिता है। और जो हमारा क्या है Vs है वो क्या है, हमारा सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, बोला कि अगर धारिता हमारी क्या है, असमान होने पर विभवांतर समान रूप से क्या होता है, हमारा विभाजित नहीं होता है। अगर धारिता हमारी असमान है तो क्या है कि जो हमारा विभवांतर होता है वो समान रूप से विभाजित नहीं होता है। यदि धारिता असमान है तो आपको सावधान रहना चाहिए कि किसी भी संधारित्र के ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक ना हो। ठीक है, तो धारिता हमारी अगर क्या है, असमान है, तो हमको ध्यान देना है कि जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होना चाहिए वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ यहाँ पर आगे बोल रहा है कि हमारा सीरीज समूहन में संग्रहित आवेश। ठीक है, तो सीरीज समूह में आवेश कैसे हमारे संग्रहित होते हैं उसको देख लेते हैं। सीरीज समूहन में संग्रहित आवेश बोला कि अगर परिपथ हमारा क्या है, सीरीज है, एक सीरीज परिपथ के लिए सभी बिंदुओं पर धारा क्या होता है, समान होता है और धारा को आवेश प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो सीरीज परिपथ में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धारा क्या होती है, समान रूप से बहती है, सभी बिंदु पर क्या होता है, हमारा धारा समान होता है। और धारा को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है हमारा क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बटा में टी। ये हमारा है किसी भी परिपथ में धारा को ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक है, तो आगे क्या बोला है कि सीरीज परिपथ में के विभिन्न संधारित्र में समान अवधि के लिए समान धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश क्या होगा, बराबर होगा, हाँ बराबर होगा कुल चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो जो हमारा, हाँ तो अभी क्या है कि बोला है कि अगर परिपथ में जो भी हमारे संधारित्र लगे हैं तो परिपथ में क्या होता है, समान धारा बहती है, तो समान धारा बहने की वजह से प्रत्येक संधारित्र का जो आवेश होगा वो टोटल आवेश के बराबर होगा। ठीक है, तो समान धारा है, समान धारा होने की वजह से क्या हो गया, जो हमारा टोटल आवेश है वो प्रत्येक संधारित्र पर होगा, यानी Q1 के बराबर भी होगा, Q2 के बराबर भी होगा और Q3 के बराबर भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा समानांतर सीरीज में अगर हमने जोड़ा है कैपेसिटर पे, तो जो एक कैपेसिटर पे जो आवेश होता है वो टोटल आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक कैपेसिटर पर जो भी आवेश हमारे स्टोर होते हैं वो अलग अलग हाँ तो वो टोटल आवेश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सीरीज समूहन में आवेश संग्रहित आवेश का मान होता है। अगला हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारितीय प्रतिरोध प्रतिघात क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा सभी के पास क्या होता है, हमारा खुद का प्रतिरोध होता है, रजिस्टर के पास भी खुद का प्रतिरोध होता है, वैसे कैपेसिटर के पास भी क्या होता है, खुद का प्रतिघात होता है। संधारित्र की प्लेटों पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, जो संधारित्र चार्ज और डिस्चार्ज के रूप में इसकी प्लेट में वोल्टेज परिवर्तन की दर के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो जो हमारा प्रतिघात होता है वो क्या होता है, वो संधारित्र पर जो संधारित्र की प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, वोल्टेज में परिवर्तन होता है, यानी वोल्टेज परिवर्तन का क्या करता है, वो विरोध करता है कि वोल्टेज परिवर्तन ना हो। ठीक है, और ये कारण होता किसके है, ये होता है हमारा संधारित्र के दौरान, संधारित्र में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान
क्या होता है, प्लेट पर जो वोल्टेज परिवर्तन की दर होती है उसकी क्या होता है, सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, यानी जो हमारा जेड होगा वो क्या होगा, सीधे वो जेड नहीं, जो हमारा एक्सी होगा, जो हमारा प्रतिघात होता है वो सीधे क्या होता है, वोल्टेज परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। आगे बोल रहा है कि प्रतिरोध की भांति जहां धारा प्रवाह का विरोध इसका वास्तविक प्रतिरोध है, संधारित्र में धारा प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है, प्रतिघात कहा जाता है। ठीक है, तो अगर संधारित्र में धारा प्रवाह का विरोध हो रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, प्रतिघात। जैसे हमारा रजिस्टर में भी क्या होता था, हमारा हमारा प्रतिरोध होता था, वो भी क्या करता था, धारा प्रवाह का विरोध करता है। आगे बोला प्रतिरोध की तरह प्रतिघात को भी ओम में मापा जाता है, लेकिन इसे बेशुद्ध रूप से प्रतिरोधक आर के मान से अलग करने के लिए प्रतीक क्या दिया जाता है, एक्स दिया जाता है। ठीक है, तो प्रतिघात का हमारा कैपेसिटर का जो प्रतिघात है उसको हम लोग एक्स से देखते हैं। एक्स होता है हमारा प्रतिघात का, लेकिन अगर कैपेसिटर का है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स सी से। किससे डिनोट करते हैं, एक्स सी से। बोला कि हाँ, और संधारित्र प्रतिघात को कैपेसिटिव धारितीय प्रतिघात एक्स सी कहा जाता है, जिसे ओम में हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रतिघात होता है इसका कैपेसिटर का, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स सी से डिनोट करा जाता है। हाँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में भी है, यही धारितीय प्रतिघात में भी क्या है हमारा, अगर हमारा जहां पर एक्स सी होए, ओम में धारितीय प्रतिघात है, एफ क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी है, और क्या है यहाँ पर सी क्या है, फैरेड है, एसी फैरेड में एसी की धारिता है। ठीक है, तो जो हमारा एक्सी होता है उसका एक वैल्यू होता है, एक्सी का वैल्यू क्या होता है, एक्सी का वैल्यू होता है 1/2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ सी। ठीक है, अब एफ क्या है यहाँ पर, एफ होता है हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, एक्सी क्या है हमारा, ओम में धारिता है, और सी क्या है हमारा, फैरेड है। क्या है, सी हमारा किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाँ, तो 2 पाई एफ को हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओमेगा। ठीक है, इस तरह का अगर फार्मूला आपको दिया गया है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है हमारा, ये कहाँ पर काम कर रहा है, एसी में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये भी होता है कि जैसे जैसे हमारा प्रतिरोध, जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा प्रतिघात की मात्रा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अधिक फ्रीक्वेंसी में हम लोग काम करा रहे हैं कैपेसिटर का, तो हमारा जो इसका प्रतिघात होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद करना जरूरी है कि एक्सी बराबर क्या होगा हमारा 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हैं, जहां पर ये इसको बोला जाता है हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर वाला टॉपिक है ये हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, टॉपिक आसान है, मजेदार है ना, एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सीख चुके हैं कि संधारित्र क्या होता है, उसकी धारिता क्या होती है, उसको मात्रा कैसे होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसको सीरीज और समानांतर में उसका समूहन जब करते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, टॉपिक मस्त है, एकदम मजेदार है, समझ में आ जाएगा। अगला हमारा नया टॉपिक होगा जो मैग्नेटिज्म के बारे में होगा और मैग्नेट के बारे में होगा। ठीक है, उसमें मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कृत्रिम रूप से क्या होता है और प्राकृतिक मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।